सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए आप देख रहे हैं कि आप लोगों का पीसीएस का एग्जाम वो है बहुत नजदीक है। सो उसको ध्यान में रखते हुए ये 200 एमसीक्यू की एक सीरीज लेके आ रहा हूं मैं। हर एक सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यू होने वाले हैं वो इस क्लास में होंगे। अभी हम लोग पॉलिटी के करेंगे, डेली हम लोग 25 एमसीक्यू करेंगे और दूसरे दिन उन 25 एमसीक्यू को रिवाइज भी करेंगे और उनसे संबंधित जो जानकारी होंगी उनके बारे में भी हम लोग आपसे बात करेंगे। सो इसीलिए इस पूरी सीरीज को आप लोग जरूर देखें। हर एक सब्जेक्ट को हमने 200 क्वेश्चंस डिवोट किए हैं। सो पूरी की पूरी सीरीज आप डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से आप देख सकते हैं। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इसके लिए ये सीरीज बहुत कारगर साबित होने वाली है। और जो भी नए साथी लोग हैं और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सभी के सभी साथी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल को। सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। आप पहले प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई। तो आपको याद होना चाहिए, इसमें तीन ऑप्शंस आपके पास हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो आंसर आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस समय पे हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कहां पे की गई? कलकत्ता में स्थापना की गई। कहां पे? कलकत्ता में स्थापना की गई। याद रखना, इसके इसके अलावा यदि मैं बात करूं 1773 के एक्ट में, तो यहाँ पे दो तीन प्रोविजन और महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे एक बात याद रखना, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसके नाम बदल करके हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि इसका नाम क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे एक और याद रखना है कि इस समय पे हमने एक और काम किया था कि जो कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे, उनको गिफ्ट्स और उपहार, यानी जो गिफ्ट्स और उपहार लेने के लिए मनाही कर दी गई थी और उनसे बोला गया था आप लोग अपना प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकते, यानी आप अपना खुद का व्यापार अलग से नहीं कर सकते हो यदि आप कंपनी के ऑफिसर्स हैं तो इस तरीके से आंसर हमारा हो जाता है। आंसर हो जाएगा 1773। इस समय पे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें 3 जज होते हैं और यदि इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो 3 जजेस का ये एक सुप्रीम कोर्ट बनता है। कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है और आप लोग बता सकते हैं कि इसके जो है इम्फे जो है वो पहले चीफ जस्टिस होते हैं। सो ये बात हमारी इससे संबंधित हुई, इस पर्टिकुलर एक्ट से संबंधित हुई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। सो यानी इनमें से वो कौन सा एक्ट है जिसमें चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार छोड़ करके बाकी के जो एकाधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को वो छीन लिया गया। तो ये था, आपको सभी लोगों को याद होना चाहिए, ये एक्ट था आपका 1813 का अधिनियम। अब इस 1813 के अधिनियम में 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण होती हैं, वो भी आपको याद रखना। पहली महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या हो रही है, आप देखेंगे कि 1813 के अधिनियम में पहली महत्वपूर्ण चीज हो रही है कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो ट्रेड का अधिकार है, यानी जो व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया। लेकिन 2 चीजों को इसने छोड़ दिया, एक तो चाय के लिए छोड़ दिया, यानी चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाइना के साथ जो व्यापार करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात, यहाँ पे जो मिशनरीज है, यहाँ पे है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ से जो है वो भारत में अब आना प्रारंभ हो जाती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे पहली बार जो है शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है। तो पहली बार याद रखना, शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी हमें याद रखना है। पहली बार शिक्षा के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। और ये मैंने आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा के लिए क्यों पैसा दिया जाता है। उसका कारण ये है कि जो अंग्रेज हैं वो चाहते थे कि हमें क्लर्क जो है वो बाहर से ना लाना पड़े, इसीलिए हम यहीं पे व्यवस्था कर लेते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पे की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर हो जाएगा 1833। इसके आगे जब हम चलते हैं तो याद रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी, ट्रेड का एकाधिकार था,
वो पूर्णतः कब समाप्त किया, ये सवाल पूछा जाता है कि पूरी तरीके से कब समाप्त कर दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, ये समाप्त कर दिया गया 1833 के अधिनियम में। यानी जो बची खुची कुछ इनके पास पावर बची थी चीन की और टी की, तो ये भी 1833 के अधिनियम में छीन ली। सो इन सब महत्वपूर्ण बातों को आपको याद रखते चलना है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? क्वेश्चन नंबर 3, इसका तात्पर्य है, ये सवाल किस बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है सर ये बताओ वो कौन सा एक्ट है जिसमें ये कहा गया कि अब भारतीय लोग भी शासन प्रशासन में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये अधिनियम क्या कौन सा है, याद रखना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब इसमें समझना है क्या बातें हैं। इसमें पहली बार क्या बोला गया, ओपन कंपटीशन की बात की। पहली बार ओपन कंपटीशन की बात की, खुली प्रतियोगिता, किसके लिए, सिविल सेवा के लिए, है ना। तो खुली ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता के बारे में बात की। और दूसरी बात आपको याद रखना है, खुली प्रतियोगिता के बारे में बात की। दूसरी बात आपको एक और बात याद रखना है कि अब इसमें यह बोला कि आप ब्रिटेन की हो चाहे इंडिया के हो, सभी लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। और जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वही व्यक्ति अब ब्यूरोक्रेट बनेगा, वही व्यक्ति सिविल सर्वेंट बनेगा। लेकिन 1833 में इसको लागू नहीं होने दिया, ये लागू हुआ 1853 में, ये बात याद रखना है। सो 1853 में इसको लागू होने दिया। इसी से संबंधित एक कमेटी है जिसका नाम है मैकॉले कमेटी, है ना। इसी से संबंधित एक कमेटी है जिसका नाम है मैकॉले कमेटी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सो मैकॉले समिति किससे संबंधित है, आप बताओगे कि सर ये संबंधित है बेसिकली सिविल सर्विसेज इन इंडिया से संबंधित है। ओके, इतनी बातें हमारी क्लियर हुई। अब हम आगे की बात करते हैं। सो 1833 का चार्टर हमारा हो गया, ग्रेट। उसके बाद हम बात करेंगे, इतनी बातें हुई। अब 1833 के बारे में एक दो महत्वपूर्ण बातें और हम यहाँ पर करते हैं 1833 के बारे में, ये याद रखना। सो पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो मद्रास था, है ना, मद्रास था और मुंबई था, ठीक है। तो ये याद रखना, मुंबई था, है ना। जो मद्रास और मुंबई था, इनके जो है अधिकार हैं, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, यानी कि इनकी जो विधायन की शक्तियां थी वो छीन ली और वो किस में बोल दी, वो बंगाल में निहित कर दी। वो बंगाल, यानी बंगाल यहाँ पे महत्वपूर्ण एक जो है रूप में देखा जाएगा। यहाँ पे सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे 1833 में क्या हो रहा है, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। ये महत्वपूर्ण बात भी हम याद रखेंगे, ठीक है, ये बात भी हम याद रखेंगे, ग्रेट। सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, सो मद्रास मुंबई केंद्रीकरण, इतनी बातें हमारी के लिए, बंगाल। इसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ, अभी मैंने बताया था आपको, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब उसका नाम हमने बदल दिया और उसका नाम हमने बोल दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस टाइप की चीजें कुछ कुछ आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हुई। अब हम आगे, यहाँ पे आप एक बात देखोगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एक उनके जो अधिकार हैं वो एक तरफ से समाप्त किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका व्यापार का एक अधिकार जो था, व्यापार का एक अधिकार था, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, एक अधिकार समाप्त कर दिया, ठीक है। और आप देखोगे कि ये जब 1858 तब आओगे, है ना, तो उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया, उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हमने खत्म कर दिया। वो आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये मुझे भरोसा है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और अभी हमारे सामने यूपीपीसीएस का सामने एग्जाम है, उसके लिए और आने वाले जो भी एग्जाम आप देखोगे, ये 200 एमसीक्यू की जो पूरी सीरीज देख लोगे तो आप देखोगे कि पॉलिटी आपसे पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ से हो जाएगी। इसके साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू की 200 क्वेश्चन की एमसीक्यू की सीरीज लेके आऊंगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सो जब आप लोगों से बोलूंगा कि अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करें, सो दैट कि उनके लिए भी कुछ बेनिफिट हो पाए। और जितने भी नए साथी लोग जुड़ते हैं, आप लोग सभी लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत, है ना, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब यहां पे देखो महत्वपूर्ण सवाल है, शब्दों को हमें समझना है। ये कह रहा है कि सर किस पर्टिकुलर एक्ट में बजट पे हम डिबेट कर सकते थे, ऐसा कौन से आर्टिकल में, सॉरी कौन से आर्टिकल नहीं, कौन से जो है एक्ट में ये प्रावधान आया। तो आप बोलोगे सर 1892 में
1892 में पहली बार ऐसा हुआ कि बजट पे हम लोग बातचीत कर सकते थे, बजट पे हम लोग बहस कर सकते थे। बहस का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए बजट में सरकार ने पैसे दिए, मतलब उस समय पे ईस्ट इंडिया मतलब उस समय पे ब्रिटेन की सरकार थी, तो ब्रिटेन यदि किसी भी मद पर किसी भी पर्टिकुलर चीज पे पैसा खर्च करे तो हम उस पर चर्चा कर सकते थे। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे हमारे लिए संपूरक प्रश्न, जैसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, तो वो पूछने का अधिकार नहीं था। सो 1892 में ये बजट के प्रावधान पर हम चर्चा तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। इसका तात्पर्य ये होता है कि मान लो हमने उनसे सवाल पूछा कि ये बताइए जनाब कि इतना पैसा आपने कहां पे खर्च किया, तो वो बता देंगे कि XYZ यहाँ पे। अब देन आप ये नहीं पूछ सकते उनसे कि यहाँ पे क्यों खर्च किया, है ना, कैसे खर्च किया, यानी जो क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन होता है वो आप नहीं पूछ सकते थे। जब क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन की बात करें तो ये जो प्रावधान आया वो आया हमारा 1909 में। सो 1909 का जो है मॉन्टेग्यू सॉरी मॉडले मिंटो रिफॉर्म होता है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म में ये प्रावधान आ जाता है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये बातें। बजट पे पहली बार डिस्कशन का प्रावधान कब आता है, और बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार कब मिलता है, तो ये भी याद रखना। यानी संपूरक प्रश्न हिंदी में से बोलते हैं, तो संपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम में मिलता, लेकिन बजट पे डिस्कशन का अधिकार जो है आपके मिल जाता है 1892 के अधिनियम में। तो ये छोटी छोटी बातें जो याद रखना है आपको अच्छे से। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक करके। ओके ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं। सो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस जो है अधिनियम में की गई, और लास्ट में क्वेश्चन होगा आप लोगों को जिसका आंसर आप सब लोगों को देना है ना, कमेंट बॉक्स में लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं वो कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते। तो टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे इस पूरे सेशन में, ठीक है। सो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यानी कम्युनल अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, या फिर कम्युनल इलेक्ट्रेट के बारे में बात की जा रही है बेसिकली, है ना। इसे हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रेट के नाम से जानते हैं, देखो इसके कई सारे नाम है, सेपरेट इलेक्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। इसे हम कम्युनल इलेक्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश की बात करें तो हिंदी की बात होगी, अब सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। तो कब बात की गई सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में, तो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात 1909 के अधिनियम में की, और इसमें जो है बोला गया कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट होगा। इसका तात्पर्य यह होता है कि मुस्लिम ही प्रतिनिधि होगा और मुस्लिम ही मतदाता होगा, सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब। और अभी जो वर्तमान में जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो जनरल इलेक्शन होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि उसमें क्या होता है कि समुदाय भी किसी वर्ग का हो सकता है और वोटर भी किसी भी वर्ग का हो सकता है, ये जनरल इलेक्शन है ना। सेपरेट इलेक्ट्रेट में स्पेशली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही वोटर होगा और पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही प्रतिनिधि होगा, तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रेट की संज्ञा देते हैं। ग्रेट। उसके बाद मॉडल मिंटो रिफॉर्म में और क्या बातें होती, आप देखोगे यहाँ पे एक शख्स हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव जो है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिलती है ना। तो यहाँ पे एक शख्स है जिनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिलती है। आप सभी लोग इनका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चाहे अभी लिख सकते हैं या फिर बाद में। अब हम बात करेंगे, सो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात हुई, नेक्स्ट बात देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे एक शब्द याद रखना, संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की बात की जा रही है, फेडरल कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो कहां पे संविधान के संविधान नहीं सॉरी किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा एक फेडरल कोर्ट की बात की। सो फेडरल कोर्ट की जब हम बात करेंगे, है ना, तो फेडरल कोर्ट की जब हम बात करें, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका आंसर देखो ऑप्शन में दिया है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड नन ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे काउंसिल एक्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसमें हाई कोर्ट्स आते हैं, याद रखना। यहाँ पे 1861 के समय पे ना हाई कोर्ट्स की स्थापना होती है, ठीक है, और काउंसिल्स की यहाँ पे स्थापना होती है। लेकिन जब मैं बात करूंगा फेडरल कोर्ट की, है ना, संघीय न्यायालय की, तो ये बनता है 1935 के अधिनियम के माध्यम से, 1935 के अधिनियम के माध्यम से ये फेडरल कोर्ट है। याद रखना ये भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, लेकिन
न्याय इसके बाद भी अपील हम कर सकते थे। जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है, इसके बाद अपील नहीं, आप किसी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की अपील को चैलेंज नहीं कर सकते हो कहीं पे, है ना। लेकिन यदि जो फेडरल कोर्ट था जो 1935 के अधिनियम के माध्यम से 1937 में बना, उसके खिलाफ आप अपील कर सकते थे, और उसके खिलाफ आप अपील प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे, यानी कि जो ब्रिटेन में सबसे बड़ा कोर्ट है उसमें आप अपील कर सकते थे। सो ये यहां पे व्यवस्था की गई। ग्रेट, तो यहां पे आंसर हमें समझने की कोशिश करना, आंसर हमारा होगा नन ऑफ द अबव, और आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। देखो इस टाइप की चीजें आपसे याद रखना है, ठीक है। सो इस टाइप की चीजों को आपको याद रखना है। ग्रेट, सो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र में द्वैध शासन। वेरी इंपॉर्टेंट, शब्दों को अच्छे से देखना है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, ये एक एक करके देख लेते हैं। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919। यहां पे केंद्र में द्वैध शासन की बात की जा रही है, डायर की बात की जा रही है। और जब भी हम द्वैध शासन की बात करते हैं यहां पे डायर की, तो इसका मतलब होता है, ये सवाल भी पूछा गया यूपीएससी में, द्वैध शासन का मतलब है कि सर यहां पे एक ट्रांसफर्ड लिस्ट होगी, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में हस्तांतरित सूची कहते हैं, ट्रांसफर्ड लिस्ट होगी, है ना, और एक जो है हमारी रिजर्व लिस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में हम लोग आरक्षित सूची कहते हैं, तो रिजर्व लिस्ट होगी, ठीक। तो ये व्यवस्था केंद्र में आई 1935 में, याद रखना 1935 में डायर की आती है केंद्र में। वहीं पे यदि आपसे कभी पूछा जाए कि प्रांतों में कब आई, तो याद रखना ये प्रांतों में पहले आ गई थी, प्रांतों में आ गई थी 1919 में, है ना, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के माध्यम से 1919 में प्रांतों में, केंद्र में 1935 में, ठीक है। और जो साइमन कमीशन आई थी, आपको पता है, तो साइमन कमीशन ने इस बात का विरोध किया था कि जो द्वैध शासन है ये प्रांतों में ना होकर के केंद्र में लाया जाए, और साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही ऐसा हो पाया था। सो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। डुअल गवर्नमेंट कहां पे आती है, केंद्र में, याद रखना डुअल गवर्नमेंट केंद्र में कब आती है, 1935 के अधिनियम में। सो अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। यहीं पे यदि राज्य दिया होता, ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है, ये यदि इसमें राज्य दिया होता तो आंसर अपना क्या हो जाता, 1919 का अधिनियम। सो सतर्कता से प्रश्न को पढ़ना है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। सो भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक बनाई गई, यानी जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, या फिर मैं बोलूं लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय पे थी, उसको द्विसदनात्मक यानी अपर हाउस और लोअर हाउस बनाया गया। ये कब पहली बार ऐसा हुआ था? जैसे आज हम लोकसभा और राज्यसभा देखते, इसी तरीके की ये व्यवस्था कब आई थी, कब ये हुआ था? तो याद रखना ये बेसिकली 1919 के अधिनियम में हुआ था, जिसे हम लोग माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और माउंटेन्यू इसमें किसका नाम है, याद रखना सेक्रेटरी का नाम है, और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय है। सो ये भी याद रखना कि माउंटेन्यू कौन है, सेक्रेटरी उस समय का, और चेम्सफोर्ड कौन है, उस समय का वाइसरॉय। सो ये महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो इस समय कब आ रही है, सो याद रखना 1919 के अधिनियम में यहां पे एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस की बात की जा रही, द्विसदनात्मक व्यवस्था की जा रही है। और उसके बाद याद रखना 1935 के अधिनियम में राज्यों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था आ जाती है ना। तो राज्यों में कब आती है द्विसदनात्मक, है ना, द्विसदनीय व्यवस्था कब आती है, 1935 में, है ना। और 11 राज्यों में से जो है 6 राज्यों में ये द्विसदनात्मक व्यवस्था आ जाती है। तो ये भी आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट याद रख सकते हो। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। आखिर जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो ये शक्ति आखिर कहां से मिलती है, ये ऑर्डिनेंस की जो पावर है ये कहां से मिलती है? तो आप जानते हो कि संविधान की यदि अनुच्छेद की बात करूं, तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करता है। वहीं पे जब हम राज्यपाल की बात करते हैं, यानी जिसे हम गवर्नर कहते हैं, तो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए ये आर्टिकल क्या है, 213 है। इतनी बात तो हमें पता है, लेकिन ये शक्ति आई कहां से, है ना। तो एक बात याद रखना, जब ऑर्डिनेंस के बारे में आपसे कभी सवाल पूछा है
तो ऑर्डिनेंस की शक्ति दो तरीके से देखते हैं हम लोग, है ना। ऑर्डिनेंस की शक्ति सबसे पहले कहां किस अधिनियम में बात की गई, तो आप बोलोगे सर 1861 के अधिनियम में। 1861 के अधिनियम में ऑर्डिनेंस की शक्ति बात की गई, ऑर्डिनेंस की शक्ति की बात की गई, है ना। ऑर्डिनेंस की शक्ति की बात की गई, ये वायसरॉय के पास ये शक्ति थी। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, जो राष्ट्रपति को वर्तमान में जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, ये कहां से मिलती है, तो याद रखना 1935 के अधिनियम से मिलती है। 1935 के अधिनियम से ये शक्ति मिलती है। सो ये बात आपको छोटी बातें याद रखना है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, तो 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का, तो याद रखना इसे हम लोग बोलते हैं, है ना, इसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी बोला जाता है ना, इस अधिनियम को लेकर के, ठीक है। 1935 के लिए क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी यहां से आती है। संविधान की शासन, संविधान का एक कह सकते हैं संविधानिकता की, संवैधानिक निरंकुशता, यानी संविधान में हम इतनी सारी चीजें लिख दें कि संविधान ही निरंकुश हो जाए, इस टाइप का प्रोविजन, तो 1935 के अधिनियम में यहां पे आता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कहां से आती है, 1935 के अधिनियम से, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पे आधारित है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया वो आखिर किस आधार पे है, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है आखिर वो किस आधार पे है, कोई बताएगा। ठीक है, सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड क्लास। देखो मैंने एक डिसाइड किया है आप लोगों के लिए कि सो दैट कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, है ना, इधर उधर हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो इसमें मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट रहें, क्लास को बहुत प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें, है ना। और आप लोगों से वाद संवाद हम लोग अलग तरीके से करेंगे, अभी से मैंने कुछ नया तरीके से सोचा है। सो वाद संवाद की जो बात होगी उसके लिए हम अलग से सेशन करेंगे, ये प्रॉपर सेशन हमारे पूरे के पूरे कंटेंट से ओरिएंटेड रहेंगे, सो दैट कि आप लोग बाद में भी इसको देख सकें, कभी भी आप इसको याद कर सकें, कभी भी इनको रिवाइज कर सकें। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं ज्यादा आप लोगों से अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग इंटरेक्शन सेक्शंस अलग रखेंगे अलग तरीके से, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट। सो देखो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का वितरण है ना, तो ये जो अलग अलग लिस्ट की व्यवस्था आई, तो वो आई थी आपकी 1935 के अधिनियम में। जो अलग अलग लिस्ट की व्यवस्था आई थी वो 1935 में। तो इसमें कौन कौन सी लिस्ट थी याद रखना, एक फेडरल लिस्ट थी, है ना, फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी, और एक कनकरेंट लिस्ट थी, कनकरेंट लिस्ट थी। और उसके बाद रेसिडुअल पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रेसिडरी पावर है वो किसके पास हुआ करती थी, ये सवाल आपसे याद रखना है, ठीक है। रेसिडरी पावर, सो रेसिडरी पावर इस समय पे, इस समय का जो वाइसरॉय हुआ करता था, है ना, वाइसरॉय या गवर्नर जनरल, इनके पास हुआ करती थी रेसिडरी पावर। और रेसिडरी पावर का मतलब क्या होता है, ऐसी शक्तियां जो ना तो फेडरल लिस्ट में है, ना प्रोविंशियल लिस्ट में है, ना करंट लिस्ट में है, तो ऐसी शक्तियों को हम बोलते हैं रेसिडरी पावर, जो इनके अलावा है, ठीक है। तो ये 1935 में ये व्यवस्था हो जाती है, ग्रेट। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो एक संघीय व्यवस्था, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम, है ना, फेडरल सिस्टम। और फेडरल सिस्टम का मतलब है केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण, केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण, ये फेडरल व्यवस्था है, यस, ठीक है। उसके बाद डुअल रूल या डुअल गवर्नमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, ये कब आता है, दोनों की दोनों बातें कब आ रही हैं, 1935 के अधिनियम में। वो बहुत सिंपल है, इत्मीनान से आपको याद रखते चलना है, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो केंद्र में डुअल गवर्नमेंट 1935 में और प्रांतों में डुअल गवर्नमेंट 1919 में आएगी, ये आपको विशेष बात याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई। अब देखो सवाल आपसे पूछ लिया, ये सवाल यूपीएससी ने भी पूछा है कि 1935 में जो फेडरल जो रेसिडरी पावर थी, रिमेनिंग पावर या रेसिडरी पावर जिसे हम लोग बोलते हैं, आखिर ये किसके पास थी।
तो यहाँ पे ऑप्शन है द फेडरल लेजिस्लेचर के पास, द गवर्नर जनरल के पास, द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास, या द प्रोविंशियल गवर्नर के पास। तो याद रखना ये गवर्नर जनरल के पास थी पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिमेनिंग पावर, रेसिडुअल पावर, ये किसके पास थी, या फिर जैसे हम लोग अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, ये किसके पास थी, आपकी गवर्नर जनरल के पास। अब निम्नांकित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? अभी देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, इसमें क्या पूछ रहा है, इनमें से वो कौन सा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है। देश के लिए लिखित संविधान होगा क्या, ये ऐसा 1935 के अधिनियम में बोला गया था? देखते हैं। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, यस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, ये बात यहां बोली गई थी। संघ की एक योजना यानी फेडरल सिस्टम के बारे में यहां बात की, यस प्लान ऑफ फेडरेशन बात की गई थी। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समन्वय नॉमिनेट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर, ये भी बात की गई थी। लेकिन भारत का एक लिखित संविधान होगा, इस तरीके की कोई भी बात 1935 के अधिनियम में नहीं की गई थी। 1935 के अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, इस बात को आप मार्क करेंगे। तो इसमें लिखा है कि इसमें से कौन सा स्थायी अवयव नहीं है। सो देखो बहुत संजीदगी से पढ़ना, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में भी किसने संविधान सभा के निर्मात्री का विचार प्रस्तुत किया था? यानी इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार किसने कहा था? सबसे पहले किसने ये बात बोली थी कि संविधान सभा होनी चाहिए, हमारे लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, किसने बोला था, है ना? सो यहाँ पे जो है एम एन रॉय साहब ने, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने, या जवाहरलाल नेहरू साहब ने। तो किसने बोला था ये कि ये जो है एक संविधान के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, और कब बोला था? कोई कमेंट करके बता सकता है? तो ये बोला था बेसिकली 1934 में, याद रखना। और किसने बोला था? एम एन रॉय साहब ने। किसने? एम एन रॉय साहब, ठीक है, एम एन रॉय, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, एम एन रॉय साहब कम्युनिस्ट लीडर है। याद रखना यहाँ बी एन रॉय से कम आपको क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। बी एन राव साहब क्या है वो याद रखना, वो हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार हैं। मतलब संविधान के जो सलाहकार हैं वो पूरा के पूरे संविधान को सलाह देते हैं कि कैसे क्या बनेगा। तो वो जो है आपके बी एन राव साहब हैं। तो एम एन रॉय साहब क्या हैं? ये संविधान सभा की बात कर रहे हैं। ग्रेट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन जो है ऐसा वो सदस्य था जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो याद रखना 3 मंत्रियों की एक पूरा मिशन आया था भारत में 1946 में, है ना। 1946 में एक मिशन आया था जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। तो एक तो ए वी अलेक्जेंडर था, ठीक है, यहाँ पे ए वी है ना, ए वी अलेक्जेंडर। उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। ये विलियम वुड इसमें नहीं थे, 3 लोग थे। और इसमें बात करें इस जो है इस डेलीगेशन की, तो इस डेलीगेशन की जो अध्यक्षता कर रहा था वो कौन कर रहा था? पैट्रिक लॉरेंस कर रहा था, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप, इनकी अध्यक्षता कर रहा था। तो ये कभी कभी सवाल में पूछा गया कि ये चेयरपर्सन कौन है। ये तीनों के तीनों ब्रिटिश मंत्री हैं, तीनों के तीनों जो है ब्रिटिश मंत्री हैं। और एक क्रिप्स वाले वही हैं जो क्रिप्स मिशन लेके आते हैं, ये वही सर स्टैफर्ड क्रिप्स हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? अब देखो एक बात याद रखना, अभी ये जो आज क्वेश्चन है ना, कल हम लोग इसे क्विक रिवीजन में रखेंगे। तो क्विक रिवीजन भी इसमें शामिल होने वाला है, यानी 25 क्वेश्चन हम डेली करेंगे ही। उसके लास्ट में हम लोग क्विक रिवीजन भी रखेंगे, उसके लास्ट में हम लोग क्विक रिवीजन भी रखेंगे। सो इस बात को देखना बहुत अच्छे से। सो अब बताओ इसमें से विच द एंटरिम गवर्नमेंट, मतलब भारत में अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये एंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहा है ना, एंटरिम गवर्नमेंट की। सो एंटरिम गवर्नमेंट के समय पे याद रखना जवाहरलाल नेहरू साहब थे, वो उपसभापति थे, है ना। सो उपसभापति थे, ये याद रखना। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, हमारा पूरी तरीके से करेक्ट है। 95 में यूपीएससी में सवाल पूछ दिया। सो एंट्री गवर्नमेंट के फॉर्मर जो बनी थी 1946 में, तो उसके डेप्टी चेयरपर्सन कौन थे? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है,
भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप बताएंगे कि ये इनमें से कौन सी बात सही है। ठीक है, आप बताएंगे इनमें से कौन सी बात सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यानी कि ये क्या जो हमारी संविधान सभा बनी, क्या वो अडल्ट सफरेज पे थी, क्या उसमें सभी वयस्कों ने आकर के मताधिकार किया था, क्या मत का प्रयोग किया था? तो जवाब होगा जी नहीं, है ना। तो ये वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ना। और इसमें क्या पूछा, कौन सी कथन सही है, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, क्या इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था? तो आप बोलोगे नहीं, इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, है ना। और दूसरी बात, इसमें कई सारा मनोनयन भी हुआ था, कई सारा मनोनयन भी हुआ था। उसके बाद ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, क्या इसमें बहुत सारे दलों के लोग नहीं थे? तो इसमें बहुदलीय संरचना थी, इसमें बहुत सारे दलों के लोग थे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये बात भी सही है कि ये कई समितियों से जो है इसमें कार्यरत थी। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन हमारा हिसाब से होना चाहिए 1 2 3 होना चाहिए था, है ना। हाँ, तो ये 1 2 3 मतलब ए बी सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चूंकि कई समय इसमें एक ऑप्शन ले रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था कि नहीं था, है ना। तो ये याद रखना कि ये इसका परिणाम एक पक्ष है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन भी हुआ था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों था। तो ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसके चलते हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये पार्शियली करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ना। ये इसमें ये नहीं बोला कि ये केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो है निर्वाचन का परिणाम था। यदि इसमें लिख देता कि प्रत्यक्ष निर्वाचन केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन का था तो ये गलत हो जाता, लेकिन हाँ ये प्रत्यक्ष निर्वाचन भी इसमें था। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। सो यदि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऐसी बात याद रखना है आपको, ठीक है, शब्द याद रखना है थोड़े से। चलेंगे, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है कि जब हमारी संविधान सभा बनके तैयार हुई और उसकी जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है तो उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा साहब कर रहे हैं ना। अब वहां पे आप देखोगे कि ये प्रैक्टिस वहां पे एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है कि सबसे ओल्ड पर्सन को चेयरपर्सन बना दो, तो यहाँ पे बनाया गया। परंतु फिर उसके बाद भारत में क्या किया गया, 11 तारीख को 11 दिसंबर को निर्वाचन की प्रक्रिया की गई और फिर जो है बनाया गया स्थायी अध्यक्ष के तौर पे, आपको याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया गया संविधान सभा का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्दों में याद रख। यहीं पे यदि यहाँ पे बोला जाता ड्राफ्टिंग कमेटी का तो वो आंसर अलग हो जाता, इसीलिए शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी आप प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। ग्रेट, तो आंसर अपना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। अब संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हमने बाद में संविधान की प्रस्तावना के तौर पे स्वीकारा, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था, है ना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे, है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जो है सी डी देशमुख जी। सो आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे दो तारीखें याद रखना, है ना, दो तारीखें याद रखना। एक तारीख याद रखना 13 दिसंबर 1946 और दूसरी तारीख रखना 22 जनवरी 1947, ठीक है। सो 13 दिसंबर 1946 को क्या हो रहा है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है, और कौन ला रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा के द्वारा इसे एडॉप्ट कब किया जाएगा, लगभग एक महीने के बाद, यानी कि 22 जनवरी 1947 को। और बाद में क्या बनता है, बाद में क्या बनता है याद रखना, यही हमारी संविधान की प्रस्तावना बनती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, यानी लास्ट टाइम कब मिली थी हमारी भारत की संविधान सभा। यदि फर्स्ट टाइम की बात करें, फर्स्ट टाइम की, तो आपको याद है कि 9 दिसंबर की बात है ना, 9 दिसंबर 1946। और अंतिम लास्ट इसकी जो मीटिंग हुई है ना, लास्ट मीटिंग हुई वो कब होती है, वो होती है 24 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने के जस्ट 2 दिन पहले मीटिंग होती है।
तो 24 जनवरी 1950 को ये जो है लास्ट बैठक होती है संविधान सभा की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसी बातें जरूर याद रखते चलना है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो हमारा संविधान बन के तैयार पूर्ण रूप से कब हुआ था? तो याद रखना, यहां पे तैयार होने की बात की जा रही है, यहां पे लागू होने की बात नहीं की जा रही है। तो हमारा तैयार जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण रूप से तैयार हुआ गया था। लेकिन हमने पूर्ण रूप से लागू कब किया? तो ये बात याद रखेंगे कि 26 ऑफ जनवरी 1950 है ना। सो 1950 के 26 जनवरी को। और 26 जनवरी ही क्यों चुना? क्योंकि जब हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में 1929 में, 1929 में लाहौर अधिवेशन में हमने एक डेट डिसाइड की थी 26 जनवरी 1930 कि इस दिन हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पे हम इसे मनाते हैं। तो आज भी हमने इस समय को, इस डेट को रिलेवेंट बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया। यहाँ पे पूर्णतः तैयार कब हुआ? तो बी आंसर हो जाएगा। और इसीलिए आज हम 26 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। आज हम वर्तमान में से संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। मेरे सभी साथी लोग जो भी क्लास देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलो, इतनी बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, है ना। अडॉप्ट एंड एनेक्टेड। तो संविधान की प्रस्तावना की जब आप जब संविधान की प्रस्तावना की बात करोगे और उसमें ये शब्द लिखे हैं कि आई डू वी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है डू बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड अडॉप्ट एंड अनेक्ट दोनों शब्द इसमें लिखे हुए हैं कि हम अपने संविधान को आत्मार्पित करते हैं और जो है अंगीकृत करते हैं। तो ये कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को करते हैं, ठीक है। ये डेट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, महत्वपूर्ण है, आपको ऐसी चीजें याद रखते चलना है। देखो, कल से हम लोगों का क्विक रिवीजन भी जुड़ जाएगा, कल से हम लोगों का इसी के बाद जस्ट होगा, ये सारे के सारे कल क्विक रिवीजन में होंगे, सो दैट कि हम फटाफट सबके आंसर दे पाए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलेंगे। नवंबर 26 1949। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? आप देखेंगे प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष की बात की जा रही है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई कब जा रही है? याद रखना, ये बनाई जा रही है 29 ऑफ अगस्त को 1948, है ना, नहीं 47, सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब को 30 अगस्त को 1947 को क्या बनाया जाता है? चेयरपर्सन बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी का, मसौदा समिति। मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? याद रखना, कुल जो है इसमें 7 सदस्य होते हैं, कुल 7 सदस्य होते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है ना? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो जब भी प्रोविंस की बात आएगी तो कौन हो रहा है यहाँ पे? प्रोविंशियल संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? याद रखना, डॉक्टर सरदार पटेल साहब, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, प्लीज नोट इट डाउन। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मैन ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, है ना, मैन ऑफ यूनिटी। इन्हें हम लौह पुरुष बोलते हैं, इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं ना, लौह पुरुष के नाम से भी, क्योंकि इनके जो डिसीजन थे वो बहुत बढ़िया थे, है ना, जबरदस्त आयरन डिसीजन थे। इतना डिसीजन लेना अपने आप में बहुत टफ टास्क है, ठीक है। अब हम चलेंगे आज के इस प्रश्न की तरफ कि आप लोगों को आंसर देना है इस प्रश्न का लास्ट में, कि इस प्रश्न का आंसर होगा क्या, वो भी कमेंट में, है ना, कमेंट में आंसर देना है आप लोगों को, है ना, इस सवाल का लास्ट में। सभी के सभी लोगों से मैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में इस आंसर की उम्मीद करता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचाइए, सो दैट कि एग्जाम दृष्टि की ये पहल सभी यूपीपीसीएस या फिर अदर स्टेट के जो एग्जाम्स दे रहे हैं सबके लिए ये पहल काम आ सके। आप सभी लोगों से मेरी उम्मीद है और ये उम्मीद पूरी होगी, इतना भी भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।